हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो प्रिसेप्टर्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। अभी शेल का मतलब क्या होता है? शेल का मतलब सिंपली हॉलो स्फीयर ही है, हॉलो स्फीयर है। ठीक है, जिस तरह से हमारा बलून होता है एक स्फेरिकल शेप का होता है बट अंदर से हॉलो रहता है, अंदर एयर रहती है। ठीक है, या फिर वैक्यूम हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की हम एक स्फेरिकल शेल लेंगे और उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर। तो मैंने मान लिया ये मेरे पास स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो है कैपिटल क्यू। ठीक है, कैपिटल क्यू, और इसका रेडियस है कैपिटल आर। सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। हमको किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है और वो जो पॉइंट पी है वो आर डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ स्फीयर से। तो यहाँ पर देखो 2 या 3 केसेस हमारे बन सकते हैं उस पॉइंट पी को लोकेट करने के लिए। ठीक है, पॉइंट पी हमारा 3 जगह पर हो सकता है। पहले हमारा पॉइंट पी अगर यहाँ पर है, बाहर है सरफेस के, ठीक है, यानी कि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। दूसरा मैंने अगर पॉइंट लिया, दूसरा मेरा स्फीयर जो पॉइंट पी हो सकता है वो अंदर भी तो हो सकता है इसके, है ना। तीसरा इसके ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट पी, पासिंग थ्रू पॉइंट पी। अब लेकिन पॉइंट पी की हमारे पास 3 कंडीशन है। ठीक है, हेयर 3 conditions are possible for point P। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, पहली, व्हेन P इज आउटसाइड द स्फीयर, व्हेन P इज आउटसाइड द स्फीयर, या फिर शेल लिख लेते हैं, आउटसाइड द शेल। शेल मतलब हॉलो स्फीयर हो गया। ठीक है, यानी कि आर हमारा बड़ा है कैपिटल आर से, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। अब इस केस में हम देखो क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर मेरा पी पॉइंट है तो हम गॉसियन सरफेस तो बनाने हैं, ड्रॉ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट पी। बट पॉइंट पी कहाँ पर है वो मैंने अभी डिफाइन किया है, तो पॉइंट पी मेरा शेल से बाहर है, तो ये मेरा पॉइंट पी है। तो मैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, देखो कुछ इस तरह से बनेगी, है ना। ये मेरा पॉइंट पी है, ध्यान से देखना, ये पॉइंट पी है मेरा। ठीक है, ये मैंने गॉसियन सरफेस बना दी। अब हम क्या लिखते थे भाई, गॉसियन सरफेस बनाने के बाद नेक्स्ट काम क्या होता था हमारे, तो हम लिखते थे नेट फ्लक्स रिलेटेड टू दिस सरफेस। याद हो चुका होगा अब तक आपको, नेट फ्लक्स रिलेटेड टू दिस सरफेस। इस सरफेस से जो नेट फ्लक्स रिलेटेड होगा वो हम कैसे लिखेंगे, गॉस लॉ से। सिग्मा फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड मतलब गॉसियन सरफेस के इनसाइड जितना भी चार्ज है, और ई डॉट डी एस यानी कि पूरे सरफेस के लिए हम करेंगे। ये कहाँ से इक्वेशन हमको मिली, गॉस लॉ से। ठीक है, गॉस लॉ से मिली। तो अब हमारा काम क्या रहता था भाई, ई डॉट डी एस की वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले हम ई डॉट डी एस की वैल्यू फाइंड करते थे, फिर सिग्मा क्यू इनसाइड की वैल्यू फाइंड करते थे, इसमें पुट कर देते थे। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ ई डॉट डी एस फॉर होल सरफेस। ये हम कैसे निकालेंगे देखते जाते हैं, अभी देखते हैं। नीचे यहाँ पर लिखते हैं हम, ये हमने लिख लिया। अब देखो ई डॉट डी एस जो है पूरी सरफेस का है। अब यहाँ पर स्फीयर जो है वो एक ही सरफेस से बना होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने सिलेंडर लिया था तो सिलेंडर के अंदर 3 सरफेसेस थी, बट यहाँ पर स्फीयर है, ये एक ही सरफेस से बना होता है। तो हम डायरेक्टली इसको ई डॉट डी एस को ओपन करके ई डी एस कॉस थीटा लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं थीटा की। थीटा क्या होता है, हमारा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर, है ना। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं, बिल्कुल आउटवर्ड इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी मेरी वो यहाँ पर पी पॉइंट से जो पास होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर है, तो देखो अब दिख रहा होगा। और अगर मैं इस पी पॉइंट के ऊपर अगर मैं सरफेस वेक्टर लूँ, एरिया वेक्टर लूँ अगर, तो एरिया वेक्टर भी डी एस इसी डायरेक्शन में होगा। तो समझ में आ चुका होगा थीटा कितना बनने वाला है, हमारा 0 बनने वाला है। और कॉस 0 कितना होता है, 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू 0
दैट इम्प्लाइज cos 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ऊपर इसको मैं पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा EDS। क्लियर है, EDS आ जाएगा। अब EDS मेरे पास आ गया। E तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है पूरे इस गॉसियन सरफेस के हर किसी पॉइंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि रेडियस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहने वाली है। तो इसको मैंने कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया। DS मेरा क्या हो गया? सरफेस एरिया पूरा इसका, स्फीयर का। अभी स्फीयर का एरिया कितना होता है? देखो ये जो गॉसियन सरफेस है ना, ये बना लेना कि इसका रेडियस हमने स्मॉल r लिया है, यहाँ पर हमने मेंशन किया है, ठीक है। इसका एरिया रेडियस हमने स्मॉल r लिया है। तो यहाँ तक मेरा ये चल रहा था EDS, ये देखो E.ds पूरे सरफेस का EDS। अब DS यानी कि इस सरफेस का पूरा एरिया है ना। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr²। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा E.ds इक्वल टू E इधर है और यहाँ पर 4πr² यहाँ पर आ गया। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। अब मुझको सिग्मा इन की वैल्यू, तो चलो सिग्मा क्यू इन की वैल्यू भी हम यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जगह है तो हम इसको वेस्ट नहीं करते। वैल्यू ऑफ सिग्मा क्यू इन साइड है ना, ठीक है। तो हमको पता है, देखो हमने स्टार्टिंग के अंदर ही लिख लिया था सिग्मा क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू। डेरिवेशन की स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ, हमने लिखा ना लेट क्यू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। टोटल चार्ज हमने क्यू मान लिया, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू में डायरेक्टली क्यू लिख सकता हूँ, है ना। डायरेक्टली मैं क्यू लिख सकता हूँ और इसको डायरेक्टली पुट कर देता हूँ इधर। पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1। पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा ये, यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा E इंटू 4πr² इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, तो यहाँ पर और जगह है, इसका भी यूटिलाइजेशन करते हैं हम। तो E हो जाएगा Q/4πε0 इंटू r²। देखो इधर 4π है, इधर आएगा ε0 से मल्टीप्लाई, तो 1/4πε0 क्या होता है? K। ठीक है, KQ/r²। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई एक स्फीयर के कारण। ठीक है, KQ/r²। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है ये डिपेंड करेगी हमारे रेडियस ऑफ स्फीयर के ऊपर। ठीक है, या फिर हम जिस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं उस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो एक तो ये वैल्यू थी, है ना। लेकिन इससे पहले हमने जो 2 डेरिवेशंस करी हैं, इसकी एप्लीकेशन करी है, उसके अंदर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में निकाला है। और यहाँ पर भी हमने लिखा तो है सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शेल इज सिग्मा। तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में ई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं इसको। तो देखो वैल्यू ऑफ ई इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, तो हम जानते हैं चार्ज ऑन यूनिट एरिया, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं हम, उसको चार्ज ऑन यूनिट एरिया भी कहते हैं। चार्ज ऑन यूनिट एरिया वो कितना है हमारे पास? वो तो हमारे पास सिग्मा है ना। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? चार्ज अपॉन एरिया होता है, यही होता है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एरिया की वैल्यू, एरिया को किसका एरिया लेंगे? अब हम शेल का एरिया लेंगे, ठीक है, गॉसियन सरफेस का नहीं लेंगे। तो आर जो आएगा यहाँ पर 4πr² हमारे पास आने वाला है। तो आर हमारा कौन सा आएगा यहाँ पर? कैपिटल वाला 4πr²। क्योंकि ये जो एरिया अब हम ले रहे हैं ये हम हमारे हॉलो स्फीयर का ले रहे हैं या फिर शेल का ले रहे हैं, हम गॉसियन सरफेस का नहीं ले रहे। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू पता चली हमको, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू मैं निकालता हूँ। चार्ज की वैल्यू निकलेगी सिग्मा इंटू 4πr²। ये थी हमारी वैल्यू यहाँ पर। और जो पीछे हमारे पास वैल्यू थी, एक बार हम देख लेते पीछे क्या वैल्यू थी। तो ये थी हमारी E इज इक्वल्स टू KQ/r², जो पीछे हमारी वैल्यू निकली थी, ठीक है। और ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 दे देता हूँ, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? पुट 4 इन दिस, है ना। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दी थी? 5 दे देते हैं। पुट 4 इन 5, 4 को 5th इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो ई की वैल्यू कितनी आने वाली है? के, और क्यू की जगह पूरा ये लिख देंगे सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन r²। ठीक है, के की वैल्यू भी अगर मैं लिखूँ 1/4πε0 तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/4πε0 इंटू सिग्मा 4πr² अपॉन स्मॉल r²। 4π से 4π चला जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आने वाली है सिग्मा r² बाय ε0 छोटा r²।
ठीक है, या फिर और अच्छे फॉर्म में इसको अगर लिखना चाहे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये इस तरह से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सिग्मा भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया था, ठीक है, 5th वाली इक्वेशन, और एक ये 6th वाली इक्वेशन। तो न्यूमेरिकल में जिस प्रकार से हमको दे रखी है, जो वैल्यूज़ हमको दे रखी है, अगर न्यूमेरिकल में हमको, तो ये जो दोनों फार्मूलेज थे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के थे अगर हमारा पॉइंट P स्फीयर के बाहर है। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अगर पॉइंट हमारे स्फीयर के ऊपर ही हो। ठीक है, कंडीशन नंबर सेकंड, व्हेन पॉइंट P इज ऑन द स्फीयर, स्फीयर के बिल्कुल ऊपर हो, यानी कि हमारा R इक्वल टू R हो जाएगा इस केस में। तो इस केस में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहूँगा तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर, यही की यही मैं लिख देता हूँ, और नीचे स्मॉल r की जगह कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, बस, और कुछ फ़र्क नहीं आएगा। जहाँ जहाँ स्मॉल r है वहाँ वहाँ कैपिटल R स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सेकेंड वाला केस भी कर लिया। अब थर्ड वाला केस थोड़ा समझने लायक है, तो थर्ड वाला केस नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन। तो ये मैंने लिख लिया है, व्हेन पॉइंट इज सिचुएटेड इनसाइड द स्फीयर। तो ये मेरा वही स्फीयर है, इसका रेडियस है कैपिटल R, और पॉइंट P जो है वो इसके अंदर है। तो यानी इस केस में मेरा जो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R है ना, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R हो जाएगा। तो इस केस में हम नेट फ्लक्स रिलेटेड टू द गॉसियन सरफेस वही लिखेंगे, नेट फ्लक्स रिलेटेड टू सरफेस। ठीक है, सरफेस कौन सी होती है, हर बार ये गॉसियन सरफेस होती है, तो वो मैं लिख दूंगा E.ds समेशन ऑफ Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि इनसाइड द गॉसियन सरफेस कोई चार्ज है ही नहीं, है ना, कोई भी चार्ज है ही नहीं, क्योंकि ये कैसा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। अगर हॉलो स्फीयर नहीं होता, सॉलिड स्फीयर होता, तो फिर भी हम अंदर चार्ज देख सकते थे। बट अगर ये हॉलो है, जैसे बलून नहीं होता, बलून अंदर से हॉलो है, अंदर एयर है या वैक्यूम है, तो अंदर कोई चार्ज होएगा ही नहीं। अंदर एयर है तो अंदर कोई भी चार्ज होगा ही नहीं, तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, inside the Gaussian surface, so सिग्मा Q इनसाइड हमारा हो जाएगा 0। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, पुट 2 in 1, तो मेरा ये आने वाला है E.ds इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं बात बता सकता हूँ कि E की वैल्यू आ जाएगी 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हॉलो स्फीयर के अंदर हमको फाइंड करने के लिए बोली जाएगी तो वो हमेशा 0 होने वाली है। तो हमको समझ में आया, तीनों केसेस हमने देख लिए। ठीक है, जब हमारा पॉइंट अंदर है तो 0 आएगा, जब हमारा पॉइंट ऑन द सरफेस है तो KQ बाय R स्क्वायर आएगा। ठीक है, और जब आउटसाइड द सरफेस है तो KQ बाय छोटा R स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ तीनों केसेस के लिए, यहाँ लिख देते हैं अपन। फर्स्ट केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। दूसरा वाला फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो जो बड़ा वाला था ना। सेकंड केस के अंदर क्या था, KQ बाय R स्क्वायर। और थर्ड केस के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने पॉइंट अंदर माना तो ये हो गया 0। ठीक है, और यहाँ पर हम E की जो वैल्यू थी वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल में जब भी आए तो हमको ये सोच समझ करके वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, अगर डायरेक्टली इनसाइड बोल दे स्फीयर तो बिना सॉल्व करे हम आंसर 0 बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमने ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है और पूरा गॉस लॉ की एप्लीकेशंस हमने देख ली है। अब एक एग्जांपल और बचा है हमारी बुक का, लास्ट वाला एग्जांपल 1.13, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा समझने लायक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।